नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो रोमांच और रणनीतियों से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। जब भी उनका नाम आता है तो जहन में एक शूरवीर और महान राजा की छवि उभरती है ना। लेकिन आज हम इस छवि से थोड़ा आगे बढ़कर उनके एक ऐसे रूप को समझेंगे जिसने असम्मित युद्ध यानी असिमेट्रिक वॉरफेयर का पूरा स्वरूप ही बदल कर रख दिया था। आइए देखते हैं कि कैसे उनकी इन बेजोड़ सामरिक रणनीतियों ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। इस पूरी रणनीति को हम सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले असम्मित युद्ध की पृष्ठभूमि, फिर हल्दी घाटी की वो अचूक भू रणनीतियां, उसके बाद छापामार युद्ध में आया अहम बदलाव, फिर दीवेर का वो ऐतिहासिक हमला और अंत में जानेंगे मेवाड़ की उस स्थायी रणनीतिक विरासत के बारे में। भाग 1, असम्मित युद्ध। आइए उस दौर में चलते हैं और समझते हैं कि संघर्ष की शुरुआत आखिर हुई कैसे। मेवाड़ की सेना के सामने उस वक्त वजूद और स्वाभिमान को बचाने का जो एक विशाल संकट खड़ा था, ये बिल्कुल उसका आधार तय करता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये बात वास्तव में दिलचस्प है। ये एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियत जैसी स्थिति थी। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना है, जिसमें महज 3000 घुड़सवार और लगभग 400 भील धनुर्धर हैं, और उनके सामने कौन है? आमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व वाली एक विशाल शाही सेना, जिसमें 5 से 10 हजार से भी ज्यादा सैनिक हैं। ये संख्यात्मक अंतर इतना बड़ा था कि यहाँ सीधे मैदान में लड़कर जीवित रहना मुमकिन ही नहीं था। युद्ध के नए तरीके खोजना अब कोई विकल्प नहीं था, बल्कि सबसे बड़ी मजबूरी और आवश्यकता बन चुका था। भाग 2, हल्दी घाटी की रणनीतियां, 18 जून 1576। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मेवाड़ की सेना ने आमने सामने की लड़ाई से हटकर वहाँ के बेहद कठिन भूभाग को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो यहाँ सबसे अहम बात थी भूगोल। गोगुंदा के पास स्थित हल्दी घाटी का वो संकरा पहाड़ी दर्रा, इस तंग रास्ते ने पूरी रणनीति में एक गेम चेंजर का काम किया। हुआ ये कि इस संकरे दर्रे ने एक बॉटलनेक यानी रुकावट पैदा कर दी, जिससे विशाल शाही सेना एक साथ आगे बढ़ी नहीं पाई। उनकी भारी संख्या का जो भी फायदा था, वो इस एक भौगोलिक चाल से लगभग बेअसर हो गया। और एक कमाल की बात यह है कि इस दर्रे की रक्षा अकेले नहीं की गई, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और विविध गठबंधन तैयार किया गया था। इस सेना में हकीम खां सूरी जैसे धाकड़ मुस्लिम कमांडर थे, राणा पूंजा सोलंकी के नेतृत्व में अचूक निशाना लगाने वाले भील धनुर्धर थे, और बिंदा के झालामान जैसे शूरवीर थे। युद्ध के बीच जब महाराणा प्रताप बुरी तरह घिर गए, तो झालामान ने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने खुद को एक डिकॉय यानी प्रतिरूप के तौर पर पेश किया और महाराणा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन इस पारंपरिक टकराव की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। 17,000। जरा सोचिए, इतिहास के स्रोत बताते हैं कि महज कुछ घंटों के इस भीषण युद्ध में 17,000 लोगों की जान चली गई। एक ही दिन में हुए इतने भयंकर खून खराबे ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि इतने बड़े साम्राज्य को हराने के लिए अब खुले मैदान की लड़ाई काम नहीं आएगी। कुछ बिल्कुल नया सोचना होगा। भाग 3, छापामार युद्ध में बदलाव। यहीं से अरावली की दुर्गम पहाड़ियां मेवाड़ की सेना का नया युद्ध क्षेत्र बन जाती हैं। अब यहां एंट्री होती है छापामार युद्ध की, जिसने युद्ध का पूरा तरीका ही बदल दिया। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। इसमें अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया जाता है। अचानक से हमले किए जाते हैं और इससे पहले कि दुश्मन संभल पाए, तेजी से पीछे हटकर उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया जाता है। इस बेहतरीन युद्ध प्रणाली की शुरुआत महाराणा उदय सिंह ने की थी, लेकिन अरावली की घाटियों में इसे जिस पूर्णता तक महाराणा प्रताप ने पहुंचाया, वो अपने आप में एक मिसाल है। जमीनी स्तर पर यह सब कैसे हो रहा था? मेवाड़ की सेना ने अरावली के जंगलों को अपना नया घर बना लिया। कई सालों तक जंगली जामुन और घास के बीजों पर गुजारा किया। इस कठिन समय में भील समुदाय का अटूट समर्थन मिला, जिन्हें उस जंगल के चप्पे चप्पे की खबर थी। और फिर शुरू हुआ असली खेल। शाही सेना की रसद और आपूर्ति की लाइनों पर लगातार हिट एंड रन हमले। उन्होंने जंगल को सिर्फ छुपने की जगह नहीं, बल्कि दुश्मन को हर दिन थकाने वाला एक खतरनाक हथियार में तब्दील कर दिया। कर्नल जेम्स टॉड ने इतिहास के इस पन्ने पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की है। उनका कहना था कि अरावली की श्रृंखला में एक बड़ी और पारंपरिक सेना के बिना भी जो हासिल किया गया वो अद्वितीय था।
यह कठोर और निर्मम परिदृश्य ही प्रतिरोध का एक ऐसा अभेद्य किला बन गया था जिसने एक विशाल शाही सेना को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। भाग 4 दिवेर का अचूक हमला। साल 1582 का ये युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब किसी भी बड़े जवाबी हमले के लिए क्या चाहिए? पैसा और रसद। यहीं पर मेवाड़ के प्रधान भामा शाह का अतुलनीय योगदान सामने आता है। उन्होंने इतनी बड़ी वित्तीय सहायता दी कि 24,000 सैनिकों का 12 सालों तक भरण पोषण हो सके। ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी, बल्कि ये वो जीवन रेखा थी जिसकी बदौलत सेना को गुप्त रूप से दोबारा खड़ा किया गया और एक बड़े हमले की जमीन तैयार की जा सकी। इस पूरी योजना को जिस बारीकी से अंजाम दिया गया वो सच में हैरान करने वाला है। पहले तो सेना और हथियारों को इतनी गुप्त रूप से व्यवस्थित किया गया कि मुगलों को लगा प्रताप मेवाड़ छोड़कर जा रहे हैं। फिर दिवेर घाटी से भागने वाले हर एक रास्ते पर भीलों की टुकड़ियां बिठा दी गईं। और जब दुश्मन अपनी चौकियों पर बिल्कुल बेखबर बैठा था, तब अचानक एक प्रचंड और चौतरफा हमला बोल दिया गया। दुश्मन को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। इस घात लगाकर किए गए हमले की तीव्रता का अंदाजा एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक घटना से लगाया जा सकता है। युद्ध के बीच कुंवर अमर सिंह ने मुगल अधिकारी सुल्तान खां पर भाले से वार किया और वो प्रहार इतना शक्तिशाली था कि भाला सुल्तान खां और उसके घोड़े दोनों के शरीर को एक ही झटके में पार कर गया। इस भयानक झटके ने दुश्मन के नेतृत्व को उसी पल ढा दिया और घाटी में शाही सेना के बीच भारी भगदड़ मच गई। ये पूरी तरह से एक शानदार विजय थी। भाग 5 स्थायी रणनीतिक विरासत। दिवेर के इस युद्ध ने ऐसा पासा पलटा जिसे आने वाले सालों में कोई बदल नहीं सका और मेवाड़ की वापसी का रास्ता साफ हो गया। इस पूरी टाइमलाइन को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1576 में हल्दी घाटी का वो भारी संघर्ष, फिर 1582 तक अरावली के जंगलों में चला वो लंबा और थका देने वाला छापामार युद्ध, फिर 1582 में दीवेर का वो अचूक हमला और देखते ही देखते 1585 तक उदयपुर समेत 36 प्रमुख चौकियों की पूरी तरह से वापसी। वर्षों के उस कठिन संघर्ष ने मेवाड़ की स्थायी मुक्ति की नींव रख दी थी। इन घटनाओं का महत्व समझाने के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने एक बहुत ही शानदार तुलना की है। उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपोली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि ये साबित करती है कि कैसे कम संसाधनों वाली एक सेना ने सिर्फ अपनी चतुर रणनीतियों और कभी हार न मानने वाले जज्बे के दम पर एक शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। छापामार युद्ध की जिन रणनीतियों को महाराणा प्रताप ने अरावली की घाटियों में सिद्ध किया, क्या उन्होंने ही भविष्य के प्रतिरोध आंदोलनों के लिए एक सटीक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था? इतिहास गवाह है कि इन्हीं रणनीतियों ने बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हुए बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों तक को रास्ता दिखाया। उनका ये सामरिक नवाचार भारत के इतिहास में सदियों तक गूंजता रहा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें और इतिहास की इन अद्भुत रणनीतियों पर विचार करते रहें। नमस्कार।